हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। आप सभी का स्वागत है लर्नर सारथी चैनल के प्लेटफॉर्म पे। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में पार्ट 2 जर्नल हिंदी की क्लासेस को, और आज बात करेंगे एक न्यू टॉपिक पदबंध के बारे में। तो यह 11th थ्योरी क्लास, अगर इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी आपने तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ये क्लास काफ़ी हेल्प करेगी आपको अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन की जहाँ पर जर्नल हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो बात करेंगे सबसे पहले पदबंध की परिभाषा क्या होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर आपके देखे हैं उसके अंदर पदबंध से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर बात करूँ ARO की, तो ARO के अंदर तो आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पदबंध से ही पूछे हैं एक ही पेपर के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसके अंदर सर्वनाम भी आएगा, संज्ञा भी आएगी, विशेषण और क्रिया विशेषण भी इसके अंदर आएगा। इसीलिए ये सभी टॉपिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कंबाइंड टॉपिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पदबंध की परिभाषा के साथ। पहले बात करते हैं पद क्या होता है। देखो, वाक्य में जो शब्द होते हैं जब वो अलग अलग रहते हैं तो उसे शब्द कहते हैं, लेकिन जब हम शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में करते हैं और उसका एक सार्थक अर्थ आता है तो उसे हम बोलते हैं पद। शब्द ना बोल के फिर उसे पद कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैं बात करूँ शब्द जैसे कि सड़क, सड़क क्या है? एक शब्द है। सड़क एक शब्द है। अगर मैं बात करूं यहां पर गाड़ी, गाड़ी भी क्या है? आपका एक शब्द है। अब देखो, अगर मैं इन शब्द का प्रयोग एक वाक्य के अंदर करती हूं तो वो बन जाएंगे पद। अगर मैं यहां पे लिखती हूं सड़क पर गाड़ी चल रही है, ठीक है, अगर मैं यहां लिखूं सड़क पर गाड़ी चल रही है, तो अब देखो हमने इन शब्दों का प्रयोग एक वाक्य के अंदर कर लिया। सड़क पर गाड़ी चल रही है, तो इस टाइम पर जो हम सड़क और जो गाड़ी है इसको शब्द ना बोल के क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। तो बस यही बात है कि जब हम शब्दों का प्रयोग एक वाक्य के अंदर कर लेते हैं तो वो शब्द ना रहकर पद बन जाते हैं। अगर वो सिंगल है तो वो शब्द है, लेकिन वाक्य के अंदर आ गए वो बन गए पद। आई होप आपको पद समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करें दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे इसे, तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या होते हैं? आपके पद कहलाते हैं। तो आपको इसका ध्यान देना है। अब पद से ही बनता है क्या? पदबंध। पद से ही बनता है क्या? पदबंध। देखो, जब 2 या 2 से अधिक शब्द को यहाँ पद बोल रहे हैं हम, ठीक है, नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उसे बोलते हैं पदबंध। अब यहाँ समझो क्या है, जब आपने 2 या 2 से अधिक पद को एक क्रम में लगा दिया और उसका एक निश्चित अर्थ आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं पदबंध। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक पद का कार्य करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पद मिल जाते हैं और वो सिंगल एक पद का कार्य करते हैं तो उसे पद ना कह के पदबंध कहते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने, तभी आप फाइंड आउट कर पाओगे कि वाक्य के अंदर पदबंध कहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर एक बार देख लो फिर से, कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करते हैं उन्हें पदबंध कहते हैं। तो यहाँ पे समझो, जब हम शब्दों का प्रयोग एक वाक्य में करते हैं तो उन्हें पद कहते हैं, और जब बहुत सारे पद एक नियत क्रम में लगे होते हैं या फिर एक निश्चित अर्थ देते हैं और एक ही पद का कार्य करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पदबंध। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पर उदाहरण के बारे में। देखो यहाँ पे समझो, जैसे यहाँ पर है सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। तो यहाँ पर जो डाक में हो रखा है इसे पढ़ो आप, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। यहाँ देखो क्या है, पहले वाक्य के सबसे तेज दौड़ने वाले छात्र को आप देखो, इसमें कितने पद है? इसमें 5 पद है। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखो इसमें बात किसकी हो रही है? बात तो हो रही है छात्र की। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, यहाँ पर पद तो 5 ही है लेकिन वो मिलकर सिर्फ एक ही पद के बारे में बता रहे हैं, मतलब वो छात्र के बारे में ही बता रहे हैं। तो इसे हम बोलेंगे संज्ञा का कार्य कर रहे हैं ये।
अभी बताऊंगी आपको कि पदबंध के प्रकार कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर हम छात्र की बात कर रहे हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। इस वाक्य में 5 पद है, लेकिन यहाँ पे सभी पद मिलकर सिर्फ एक ही पद का ही काम कर रहे हैं और वो संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। तो संज्ञा कैसे, छात्र क्या होता है, एक संज्ञा होता है, आप जानते हैं। छात्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर ये संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक और उदाहरण है, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। तो यहाँ पर देखो दूसरे वाक्य के अत्यंत सुशील और परिश्रमी में 4 पद है। यहाँ पर कितने पद है, 4 पद है, 1 2 3 और ये 4th। लेकिन ये सभी पद मिलकर सिर्फ एक ही पद का कार्य कर रहे हैं और वो क्या, विशेषण का कार्य कर रहे हैं। अत्यंत सुशील और परिश्रमी ये किसी की विशेषता है, तो यहाँ पर ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नदी बहती चली जा रही है। बहती चली जा रही है, इसमें कितने पद है, 5 पद है। इसमें कितने पद है, इसमें 5 पद है, लेकिन ये सब मिलकर एक ही पद का काम कर रहे हैं, मतलब ये क्रिया के बारे में बता रहे हैं। बहती चली जा रही है, तो यहाँ पर एक कार्य हो रहा है कि वो चली जा रही है, तो ये सब मिलकर क्रिया का ही काम कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारे पद मिलकर एक ही पद का काम कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, पदबंध है। लास्ट यहाँ पर देखो, नदी कल कल करती हुई बह रही थी। कैसे बह रही थी, कल कल करती हुई बह रही थी। तो यहाँ पर कितने पद है, यहाँ पर है 3 पद है। यहाँ पे कल कल तो एक ही माना जाएगा, 2 और ये हो गया 3। तो यहाँ पर ये सभी पद मिलकर क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्रिया नहीं है, ये क्रिया की विशेषता है। बहना क्या होता है, क्रिया होता है, लेकिन कल कल करती हुई बह रही है। यहाँ पर कल कल करती हुई क्या है, विशेषता है क्रिया की, तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण का कार्य कर रही है। तो यहाँ पर हमने पदबंध के बारे में कुछ समझा। तो यहाँ पे हमने समझा कि वाक्य में पद कैसे पहचानते हैं और किस तरीके से ये पदबंध का काम करते हैं एक साथ मिलकर। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे। यहाँ पे देखो, इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें आवश्यक होती है। तो वो 3 बातें कौन से यहाँ पर समझते हैं। देखो, पहली बात क्या है कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं, ये बात तो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्या है, यह है कि पद इस तरह से संबंध में होते हैं कि वो एक ही इकाई बन जाती है। ठीक है, सभी पद मिलकर एक ही पद का काम कर रहे होते हैं। और तीसरा क्या है कि पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। ये पूरा वाक्य नहीं, आप देख पा रहे हो। यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पे जैसे यहाँ पर है सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, ये कोई वाक्य नहीं है, इसका मतलब तो कुछ बनता ही नहीं है। वाक्य मतलब क्या होता है, जिसका वाक्य मतलब होता है एक सार्थक अर्थ है जिसका। लेकिन यहाँ पे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, क्या अर्थ है इसका, ये जो है ये वाक्य का एक अंश है। जब तक मैंने यहाँ पर जीत गया नहीं लगाया, मुझे इसका प्रॉपर अर्थ समझ में नहीं आया। तो पदबंध वाक्य के एक अंश होते हैं, ये पूरा वाक्य नहीं होता है। क्लियर हो गया। अब इंग्लिश में पदबंध को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं फ्रेज। आपने पढ़ा होगा, फ्रेज कहते हैं इसे। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि वाक्य को स्पष्ट करे, उसे सार्थक और प्रभावकारी बनाने में हेल्प करता है। अब देखो और क्या है, शब्द लाघव के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। खास तौर से समास हो गया, मुहावरे हो गया, कहावतों में इसका यूज़ हम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। बस यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जो पदबंध है वो अधिक पद से मिलकर बनते हैं और वो सभी पद एक साथ काम करके एक ही पद का ही कार्य कर रहे होते हैं। और पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है, वो एक वाक्य नहीं होता है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे पदबंध के भेद के बारे में। यहीं से आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा और पहले भी पूछा गया है। तो देखो, मुख्य पद के आधार पर पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण या फिर अव्यय पदबंध। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण या फिर इसे अव्यय पदबंध भी कहा जाता है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर संज्ञा पदबंध के साथ। इसको ध्यान से क्लियर कर लेना। देखो यहाँ पर, वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं उसे बोलते हैं क्या, संज्ञा पदबंध। अब यहाँ पे समझो दूसरे शब्दों में क्या है, पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य पद उसी पर आश्रित हो तो उसे बोलेंगे संज्ञा पदबंध।
तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी पदबंध पहचानने का एक आसान तरीका, जिससे कभी आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। इस तरीके को मैंने बहुत बार यूज़ किया है और हर बार आंसर मेरा ठीक ही आता है, तो इसे आप भी यूज़ करिए, डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। आप समझो यहाँ पर क्या है। जैसे ही आपके सामने वाक्य आएगा और वाक्य के अंदर आपसे पूछेंगे कि ये वाला जो है, ये जो पदबंध है, ये कौन सा पदबंध है, तो कैसे पहचानना है। सिंपल सी ट्रिक है, ये आपको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। देखो एक बार कलर चेंज करते हैं। जैसे ही आपसे वाक्य में पूछेंगे पदबंध पहचानिए, तो आपको देखना है जो भी आपका पदबंध है उसका आखिरी जो अंतिम शब्द है या पद है वो कौन सा है। अब देखो यहाँ पर 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाएं, तो इस पूरे पदबंध में लास्ट पद क्या है, मजदूर। आप जानते हो मजदूर क्या होता है, मजदूर होता है जातिवाचक संज्ञा। मजदूर क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। तो अगर आपके पदबंध में जो अंतिम शब्द है, या ऐसे बोल सकते हैं शीर्ष शब्द जो है, वो अगर क्या है आपका संज्ञा है, और जो बाकी सभी पद है वो इसी पर डिपेंड कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 4 ताकतवर मजदूर, बात तो मजदूर की हो रही है, इट मीन्स जो बाकी अन्य पद है वो भी इसी पर क्या है, डिपेंडेंट है, इसी पर आश्रित है। तो ये जो बन गया आपका, बन गया संज्ञा पदबंध। आपको सिर्फ ये देखना है कि पदबंध का जो लास्ट वाला पद है या फिर शब्द है वो क्या है। अगर वो संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध, और अगर विशेषण है तो विशेषण पदबंध वो बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगला क्या है, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। आपको सिर्फ यहाँ पर रावण पे ध्यान देना है। इस पदबंध का आखिरी शब्द क्या है। रावण क्या होता है आप जानते हैं, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रावण एक व्यक्ति विशेष का नाम है ना, तो यहाँ पर अगर ये संज्ञा है तो ये जो पदबंध है ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं ध्यान देना, आपको बस देखना है कि लास्ट शब्द क्या है। दशरथ क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये बन गया आपका क्या, संज्ञा पदबंध। अब देखो यहाँ पे लास्ट क्या है, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। तो यहाँ पे गुब्बारा क्या है, संज्ञा है, तो यहाँ पर ये भी बन गया संज्ञा पदबंध। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि वाक्य में जितने भी आपके पद हैं अगर वो संज्ञा का काम कर रहे हैं तो वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। इसको पहचानना कैसे है, सिर्फ आपको पदबंध का आखिरी अंतिम शब्द देखना है। अगर वो संज्ञा है और बाकी सभी पद उसी पर निर्भर हैं, उसी पर आश्रित है, तो वो आपका संज्ञा पदबंध ही कहलाएगा। इससे हमेशा आपका क्वेश्चन ठीक होएगा, हमेशा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, विशेषण पदबंध। इसको देखते हैं कैसे करेंगे। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे उसे बोलते हैं विशेषण पदबंध। ठीक है, तो आप जानते हैं कि विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो अगर आपका जो पदबंध है वो सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बता रहा है और विशेषण का ही काम कर रहा है आपके वाक्य के अंदर, तो वो बन जाएगा विशेषण पदबंध। यहाँ पे देखो क्या है, जब एक से अधिक पद मिलकर विशेषण पद का कार्य करे तो उसे बोलते हैं विशेषण पदबंध। कैसे पहचानेंगे, आपको वही करना है कि पदबंध का आखिरी अंतिम शब्द जो पद है उसे देखना है और पहचानना है कि क्या वो विशेषण है। अगर है तो वो जो उदाहरण है वो बन जाएगा आपका विशेषण पदबंध का उदाहरण। जैसे यहाँ पे देखो, तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्राय देर से पहुँचती है। आप देखो यहाँ पर तेज चलने वाली, आप जान रहे हैं कि जो ये पूरा पदबंध है ये किसी की विशेषता बता रहा है, लेकिन किसकी, गाड़ियों की। गाड़ियाँ है ना यहाँ पर, तेज चलने वाली गाड़ियाँ। आप जानते हैं कि विशेषण के बाद क्या आता है, या तो संज्ञा आएगा या फिर सर्वनाम आएगा। तो देखो इस पदबंध के बाद क्या है, संज्ञा आई है। तो अगर संज्ञा के पहले कुछ लिखा हुआ है तो मतलब वो क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो क्या हो गया, विशेषण पदबंध। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि विशेषण पदबंध के बाद या तो संज्ञा आएगा या फिर सर्वनाम आएगा, इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता। जैसे यहाँ पर देखो, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। तो उस घर के कोने में बैठा हुआ, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, आदमी, संज्ञा है, और ये पूरा क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका विशेषण पदबंध। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। तो आप जानते हो यहाँ पे कि घोड़े की विशेषता क्या है कि वो अत्यंत सुंदर है, फुर्तीला है और आज्ञाकारी है। तो ये बन गया विशेषण पदबंध।
अब यहाँ पे लास्ट देखो क्या है, बरगद और पीपल की घनी छाँव से हमें बहुत सुख मिलता है। तो यहाँ पर बरगद और पीपल की क्या है, घनी छाँव। तो ये इसकी विशेषता है ना कि इसकी घनी छाँव से हमें बहुत सुख मिलता है। तो ये बन गया आपका विशेषण पदबंध। तो आपको बस ये पहचानना है कि जो भी आपको पदबंध दिया है, अगर वो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है तो वो वहाँ पर विशेषण पदबंध का ही कार्य कर रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले भेद के बारे में। अगला भेद है सर्वनाम पदबंध। देखो यहाँ पर क्या है, वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, सर्वनाम पदबंध। ठीक है, या फिर अगर कई पद मिलकर सर्वनाम पद का कार्य करे तो वह कहलाएगा सर्वनाम पदबंध। अब देखते हैं यहाँ पर उदाहरण। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। तो यहाँ पर देखो जो आपका पदबंध है, इसका जो अंतिम पद है वो क्या है, आपने। और आपने आप जानते हैं क्या होता है, सर्वनाम। कौन सा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर अगर ये सर्वनाम है, आखिरी जो पद है, तो ये जो पूरा उदाहरण ये बन गया आपका सर्वनाम पदबंध का उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। अब यहाँ पर कुछ क्या होता है, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये आपका सर्वनाम है, तो ये आपका जो उदाहरण बन गया, आपका बन गया सर्वनाम पदबंध का उदाहरण। नेक्स्ट यहाँ पे, विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। तो कोई क्या होता है, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो तीनों आपके उदाहरण है ये आपके हैं क्या, सर्वनाम पदबंध के उदाहरण, क्योंकि इनके जो अंतिम शब्द है पदबंध के वो क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पर आपने, कुछ, कोई सर्वनाम शब्द है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे क्रिया पदबंध के बारे में। तो बहुत ही आसान टॉपिक है पदबंध, आपको सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है, आपके सभी क्वेश्चंस डेफिनेटली हो जाएंगे। देखो यहाँ पर, वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो उसे बोलते हैं क्या, क्रिया पदबंध। ठीक है, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं हम, जब कई क्रियाएं आपस में मिलकर एक ही क्रियापद का कार्य करती हैं उसे बोलते हैं क्या, क्रिया पदबंध। यहाँ पे देखो क्या है, क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है। इसमें जो मुख्य क्रिया है वो पहले आती है, उसके बाद जो अन्य क्रियाएं हैं वो आती है, लेकिन ये सब मिलकर सिर्फ एक ही सिंगल इकाई का ही काम कर रही होती है। समझ में आया? यहाँ पर एक से ज़्यादा क्रियाएं हो सकती है, लेकिन जो मुख्य क्रिया है वो पहले आएगी और जो अन्य क्रिया है वो बाद में आएगी, लेकिन सभी मिलकर एक ही क्रियापद का कार्य कर रही होंगी। तो इसे बोलते हैं क्रिया पदबंध। अब बात करते हैं इसके उदाहरण के बारे में। देखो यहाँ पर क्या है, वह बाजार की ओर आया होगा। तो यहाँ पर आया होगा, तो यहाँ पे आपको देखना है पहला जो पद है वो क्या है आपका, आना क्या होता है, क्रिया होता है, आना, जाना, खाना, पीना, सोना। तो यहाँ पर आप क्रिया पदबंध के केस में जो पहला पद है उसको देखेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, जो क्रिया होती है ना, जो पहली क्रिया होगी वो मुख्य क्रिया होती है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला जो शब्द या फिर पद है उसको ध्यान में रखना है, और अगर वो क्रिया है तो वो बन गया क्रिया पदबंध का उदाहरण। इसके बाद नेक्स्ट है, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दिखाई मतलब क्या हो गया आपका, क्रिया, तो ये हो गया क्रिया पदबंध। नेक्स्ट, सुरेश नदी में डूब गया। तो यहाँ पे डूबना भी क्या होता है, क्रिया तो होती है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, अब दरवाज़ा खोला जा सकता है। तो यहाँ पर देखो खोला और जा दोनों क्या है, क्रियाएं हैं, इनको मिलाकर क्या बनी है, एक सिंगल क्रिया बनी है। तो यहाँ पर ये बन गई इसकी मुख्य क्रिया, ये बन गई अन्य क्रिया। तो यहाँ पर ये सब क्या है, आपके क्रिया पदबंध के उदाहरण है। अगर अभी तक कोई डाउट आया आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लास्ट भेद के बारे में, जो है क्रिया विशेषण या फिर अव्यय पदबंध। ठीक है, अव्यय को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। आप जानते हैं अव्यय क्या होता है, अव्यय वो शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक इनका प्रभाव नहीं पड़ता, वो हर एक कंडीशन में सेम ही रहते हैं। वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करते हैं उन्हें बोलते हैं अव्यय पदबंध या फिर क्रिया विशेषण पदबंध, या फिर क्या बोलेंगे इसको, जब कई पद मिलकर क्रिया विशेषण पद का कार्य करते हैं। मतलब जब क्रिया की विशेषता के बारे में पता चलता है तो उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण पदबंध या फिर अव्यय पदबंध। यहाँ देखो, इस पदबंध का जो अंतिम शब्द है वो अव्यय होता है। अव्यय का मतलब आप ये समझिए अभी के लिए कि वो शब्द जो किसी भी कारण से, जैसे लिंग से, वचन से, कारक से बदले ना। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है, अपने सामान के साथ वह चला गया। तो के साथ, आप जानते हैं के साथ अगर मैं लगाऊं किसी
लड़की के लिए या फिर लड़के के लिए तो ये के साथ का के साथ ही रहेगा, तो यहाँ पर लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। तो जो ये है आपका बन गया क्या, अव्यय पदबंध या फिर क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट यहाँ पे सुबह से शाम तक, तो तक क्या होता है आपका, एक अव्यय होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पदबंध का जो अंतिम शब्द है वो क्या है, अव्यय है, जो कभी भी चेंज नहीं होगा, जिस पर लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो होते हैं अव्यय। तो ये सब जो उदाहरण है आपके, ये बन गए आपके क्रिया विशेषण या फिर अव्यय पदबंध के उदाहरण। तो हमने यहाँ पर सभी पांचों के पांचों भेद को डिस्कस कर लिया। अगर किसी में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल जाए। तो लाइक कर दीजिए क्लास को और शेयर कर दो, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। और जल्दी मैं टेस्ट सीरीज़ फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ आजकल, इसलिए क्लासेस थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन अब से रेगुलर क्लासेस आएंगी। तो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पर संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में क्या अंतर है। तो अक्सर यहाँ पे डाउट हो जाता है, तो इसे क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको आगे कोई डाउट हो ही ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले समझते हैं इसको। पहले इसको पढ़ते हैं। देखो, संज्ञा पदबंध में संज्ञा के पहले आने वाले जो पदबंध है वो क्या होते हैं, सभी विशेषण पदबंध ही हुआ करते हैं। इसीलिए यदि उन विशेषण पदबंधों को संज्ञा के साथ मिलाकर लिखा जाए तो वह संज्ञा पदबंध बन जाते हैं, और अगर संज्ञा से अलग कर कर लिखा जाए तो वह विशेषण पदबंध बन जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए पहले समझते हैं इसका उदाहरण। देखो यहाँ पर, बेकार बैठने वाले लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते। अब देखो, अगर एग्जामिनेशन में जो अंडरलाइन है वो आपको मिल जाती है यहाँ पर, बेकार बैठने वाले लोग, अगर ये अंडरलाइन है, आपसे पूछा ये कौन सा पदबंध है, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पर आखिरी शब्द क्या है, लोग, और लोग क्या है, संज्ञा होता है। तो इट मीन्स ये जो पदबंध है ये बन गया संज्ञा पदबंध। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में जो अंडरलाइन है वो यहाँ ना होकर अगर यहाँ पर है, कहाँ पर है, बेकार बैठने वाले, लोग पे नहीं है, सिर्फ बेकार बैठने वाले, तो यहाँ पर देखो ये आपकी संज्ञा है। संज्ञा से पहले जो कुछ भी होता है वो क्या होता है, आपका विशेषण पदबंध होता है। तो अगर संज्ञा को इंक्लूड करेंगे तो बन जाएगा संज्ञा पदबंध, अगर इसको हटा देंगे तो बन जाएगा विशेषण पदबंध। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, क्या देखो फिर से एक बार, संज्ञा पदबंध में जो संज्ञा होते हैं उसके पहले जितने भी पदबंध आते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण पदबंध हुआ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम उन्हें मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, वो संज्ञा पदबंध। लेकिन अगर संज्ञा को अलग कर देंगे तो वो बन जाएगा विशेषण पदबंध। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो क्या है, देखो फिर से एक बार समझते हैं। डाउट यहाँ पे हमें सारे क्लियर करके चलने हैं। इसमें जो बेकार बैठने वाले लोग हैं ये बन गया संज्ञा पदबंध, क्योंकि हमने यहाँ पर जो लोग संज्ञा है इसे इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। लेकिन अगर हम बात करें बेकार बैठने वाले, अगर इसके नीचे रेखांकित कर देंगे तो यहाँ पर लोग जो है वो नहीं आए हैं। इट मीन्स जो लोग से पहले है, जो संज्ञा से पहले लिखा हुआ वो क्या होता है, आपका विशेषण पदबंध। तो संज्ञा आपका लोग है, संज्ञा क्या है, आपका लोग है, तो संज्ञा से प्राय क्या होता है, आपका विशेषण पदबंध ही होता है। तो यहाँ पर अगर संज्ञा को इंक्लूड करेंगे तो बन जाएगा संज्ञा पदबंध, अगर नहीं इंक्लूड करेंगे तो बन जाएगा विशेषण पदबंध। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो आपको एक ही सेंटेंस में से अलग अलग पदबंध भी निकालने को पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पर पदबंध और उपवाक्य में क्या अंतर है। तो आपको अगर इसमें डाउट है तो आज आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर पदबंध और उपवाक्य में अंतर क्या होता है, यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो अगर बात करें उपवाक्य की तो इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्लॉज, और अगर बात करें पदबंध की तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में फ्रेज। तो जो क्लॉज होते हैं वो भी फ्रेज की तरह ही होते हैं, इसमें भी पदों का समूह होता है, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है वो पूरा नहीं आ पाता है। यहाँ पर जो भाव है वो आंशिक भाव ही प्रकट हो पाता है। यहाँ पर समझो क्या है, पदबंध में क्रिया नहीं होती है, जो पदबंध है उसमें क्रिया नहीं होती है, लेकिन उपवाक्य में क्या होता है, क्रिया रहती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, ज्यों ही वह आया त्यों ही मैं चला गया। तो देखो ज्यों ही वह आया, तो आना क्या होती है, क्रिया होती है। ज्यों ही वह आया ये क्रिया है आपकी, और ये एक उपवाक्य भी है, लेकिन इससे पूर्ण अर्थ नहीं निकल पा रहा है। ज्यों ही वह आया इसका मतलब क्या है, जैसे ही वो आया,
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो इस उपवाक्य से पूर्ण अर्थ नहीं निकल पा रहा है। आप समझ लीजिए कि पदबंध के अंदर कभी क्रिया नहीं आती है, पदबंध में क्रिया नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ क्रिया पदबंध में ही क्रिया आएगी। लेकिन अगर बात करूं उपवाक्य की तो उसमें हमेशा क्रिया रहती है और ये पूर्ण अर्थ नहीं दे पाती है, सिर्फ और सिर्फ ये आधा अर्थ प्रभाव जो है वो प्रकट कर पाती है। तो अब बढ़ते हैं आगे और फाइनली बात करेंगे प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में और फिर कुछ मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, तो आपको यहाँ पहचानना है कि इन सभी ऑप्शंस में से विशेषण पदबंध कौन सा है। लोग स्वस्थ रहते हैं, रोज कसरत करने वाले लोग, रोज कसरत करने वाले या फिर रोज कसरत। आपको पता है कि विशेषण पदबंध क्या होता है, जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। तो पहले आप ऑप्शंस छोड़ो, पहले क्वेश्चन को समझो। रोज कसरत करने वाले लोग, इट मीन्स यहाँ पे जो लोग हैं उनकी विशेषता क्या है कि वो रोज कसरत करते हैं, तो ये बन गया आपका विशेषण पदबंध। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे ये विशेषता बता रहा है किसकी, लोग की। और लोग क्या है आपके, ये विशेषता है ना, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या है, संज्ञा है, लोग क्या है, संज्ञा है। तो जो भी संज्ञा के आगे लिखे हुए हैं और जो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, विशेषण पदबंध। तो यहाँ पर रोज कसरत करने वाले, अगर मैं यहाँ पर लोग भी लगा दूंगी तो ये तो बन जाएगा क्या, संज्ञा पदबंध। इट मीन सेकंड तो गलत हो गया, थर्ड सही है। लोग स्वस्थ रहते हैं तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि स्वस्थ रहना कोई यहाँ पर विशेषता नहीं है। विशेषता क्या है उनकी कि वह रोज कसरत करते हैं, ये उनकी विशेषता है। रोज कसरत भी क्या है आपका, कोई विशेषण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, रोज कसरत करने वाले। अब इसके बाद अगर मैं संज्ञा लगाती हूँ लोग, तो मतलब वो लोग की विशेषता बता रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। तो यहाँ पर जो रेखांकित है ये कौन सा पदबंध है, देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो दलित है ये क्या है आपका, एक संज्ञा है। दलित एक जाति है, तो ये जातिवाचक संज्ञा बन गया। तो यहाँ पर जो ये उदाहरण है ये बन गया आपका संज्ञा पदबंध का उदाहरण। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो क्या है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। अब देखो यहाँ पर चारों ओर, और क्या है आपका, एक अव्यय शब्द है जो कभी बदलता नहीं है। तो अगर आपका जो पदबंध का आखिरी पद या फिर शब्द है अगर वो अव्यय है तो ये बन गया आपका अव्यय पदबंध या फिर क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। तो यहाँ हमें पहचानना है क्रिया विशेषण पदबंध क्या होगा। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, तो उस पहाड़ी के पीछे, ठीक है, के पीछे क्या है आपका, एक अव्यय शब्द है। पीछे मतलब क्या हो गया, अव्यय शब्द है ये जो कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बन गया आपका क्या, क्रिया विशेषण पदबंध। तो उस पहाड़ी के पीछे, क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए। तो यहाँ पर आखिरी शब्द क्या है, तुम, और तुम क्या होता है आपका सर्वनाम, कौन सा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर ये बन गया क्या, सर्वनाम पदबंध। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है। 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। अब देखो आपको पहचानना है विशेषण पदबंध। तो पहले वाक्य में देखो संज्ञा क्या है, संज्ञा के आगे जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, विशेषण पदबंध ही होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर संज्ञा खोजते हैं पहले। 7 बजे आने वाली गाड़ी, गाड़ी क्या होती है, एक संज्ञा होती है ना। तो जो गाड़ी है वो संज्ञा है, तो गाड़ी के आगे जो लिखा है वो क्या हो गया, विशेषण पदबंध। तो मतलब 7 बजे आने वाली, ये क्या इसकी विशेषता है, कौन सी गाड़ी, जो 7 बजे आने वाली थी वो अब 1 बजे ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा है। जो हमने पढ़ा है वैसे ही आप देख रहे हो क्वेश्चंस आराम से निकल पा रहे हैं, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। तो यहाँ पर देखो, पड़ोस में रहने वाला शक्ति, तो शक्ति कौन है? एक छात्र का नाम है, और छात्र ही कैसा है? ये मेधावी, मतलब एक बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती छात्र है। तो यहाँ पर जो छात्र है उसका नाम क्या है? शक्ति। तो शक्ति एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो ये बन गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अगर आपके पदबंध का आखिरी पद संज्ञा है तो ये बन गया आपका संज्ञा पदबंध। अगर मान लो यहाँ पर जो रेखांकित है वो यहाँ तक होती रेखा आपकी, पड़ोस में रहने वाला, तो ये बनता विशेषण पदबंध, बिकॉज ये संज्ञा शब्द जो आपका है शक्ति, उसकी विशेषता को बता रहा है। बट यहाँ पर शक्ति तक आपकी रेखा है, तो इट मीन्स ये बन गया संज्ञा पदबंध। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। तो आपको पता है क्रिया विशेषण या फिर अव्यय पदबंध एक ही बात है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस क्या है? इस मकान की छत के ऊपर, इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव, तो यहाँ पर तो एंड में गांव आ गया, और गांव तो आपका एक संज्ञा शब्द है, तो ये तो गलत हो गया, ये संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट, इस मकान की छत, छत भी आपका क्या है? संज्ञा शब्द है, ये भी गलत हो गया। इसके बाद गांव दिखता है, ये भी गलत है, यहाँ पर दिखना तो क्रिया हो गया। तो यहाँ पर देखो, इस मकान की छत के ऊपर, और ऊपर क्या है आपका? एक अव्यय शब्द है, तो ये बन गया आपका क्रिया विशेषण या फिर अव्यय पदबंध का उदाहरण। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे कुछ और MCQs के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित पदों का पदबंध भेद बताएं। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो यहाँ पर अयोध्या के राजा दशरथ क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये बन गया आपका संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट, धीरे चलने वाली गाड़ियाँ प्राय देर से पहुँचती है। तो गाड़ियाँ क्या है? आपकी संज्ञा है। संज्ञा से पहले क्या होता है? विशेषण, तो ये बन गया विशेषण पदबंध। धीरे चलने वाली गाड़ियों की है विशेषता बता रहा है ये, धीरे चलने वाली, तो ये बन गया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को गिरने से बचा लिया। तो ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ताकतवर लोग इस चीज को गिरा पाए। अगेन होमवर्क क्वेश्चन है ये। अगर आपने क्लास देखी अच्छे से तो आप डेफिनेटली इनका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका तोता अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी है। तो यहाँ पर सुंदर और आज्ञाकारी क्या होती है? विशेषता होती है, तो ये बन गया आपका विशेषण पदबंध। नेक्स्ट, बातें करने वाले बच्चों में से कुछ पकड़े गए। तो कुछ क्या होती है आपकी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, तो यहाँ पर ये बन गया सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस छत के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति पागल है। तो उस छत के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति क्या है? पागल है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति है, व्यक्ति की विशेषता क्या है? ये उस कोने में बैठा हुआ है, तो ये आपका बन गया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट, वह बाजार की ओर आया होगा। होमवर्क क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने दोस्त के साथ वह चला गया। अपने दोस्त के साथ, तो के साथ क्या होती है आपकी? अव्यय है। साथ क्या होता है? अव्यय, तो ये बन गया आपका अव्यय पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। धीरे धीरे चलते हुए है क्या? आपको पहचानना है और फिर बताना है इसमें इसका उत्तर क्या होगा। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या फिर क्रिया पदबंध। तो आई होप आपको आज की क्लास भी समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आप सब अपने डाउट्स को उसमें बता सकते हैं, मैं वहाँ पे डेफिनेटली रिप्लाई कर दूँगी। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और जो प्रीवियस क्लास थी उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।